13 अगस्त की सुबह होती है और भागलपुर के पुलिस लाइन में कमरा नंबर 38 वहाँ पर दूध वाले भैया दूध लेकर जाते हैं और कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं आता। वो 2-3 मिनट इंतज़ार करते हैं क्योंकि ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं था। वो जब भी दरवाज़ा खटखटाते थे तो 1 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर कोई ना कोई अंदर से रिस्पॉन्स आ जाता था कि भैया रुकिए, आ रहे हैं। लेकिन आज तो कोई उत्तर नहीं आया अंदर से। 1 मिनट इंतज़ार करने के बाद दूध वाले भैया फिर से दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। उनको शक होता है कि यार कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत आस-पास पड़ोस के लोगों को बताते हैं कि हम काफ़ी देर से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तब लोग वहाँ पहुँचते हैं और दरवाज़ा पीटना शुरू करते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है और जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो अंदर जो चीज़ दिखती है उसे देखकर हर किसी की आंखें फट जाती हैं, क्योंकि भागलपुर के पुलिस लाइन में कमरा नंबर 38 वहाँ पर रहती थी रीतू कांस्टेबल और उसका पति पंकज और उनके 2 बच्चे और पंकज की माँ यानी कि रीतू की सास। लेकिन दरवाज़ा टूटते ही अंदर इन 5 लोगों की लाशें दिखती हैं, यानी कि ये सारे लोग मरे हुए थे। ये देखकर हर किसी की आंखें फट जाती हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या गया है। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, तफ्तीश शुरू होती है और इसके बाद जो कहानी निकल कर बाहर आती है वो हर किसी को अचंभे में डाल देती है और बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है। आइए आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये सच्ची घटना बताता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। ये कहानी दरअसल शुरू होती है सबसे पहले 2012 से। ध्यान से सुनिएगा। 2012 में बक्सर में एक मॉल होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर ख़रीदारी की जाती है। वहाँ पर एक पंकज नाम का शख्स एज अ सेल्समैन वहाँ पे काम करता है। अब उसी मॉल में एक रीतू नाम की लड़की जाती है शॉपिंग वगैरह करने के लिए और उस दौरान वो पहली बार देखती है पंकज को। पंकज को देखने के बाद रीतू को काफ़ी अच्छा लगता है। पंकज का बिहेवियर भी उसे बहुत अच्छा लगता है। दोनों 2 मिनट बातचीत करते हैं। फिर पंकज कहता है कि अक्सर इस मॉल में आया जाया करती हैं आप, लेकिन आज पहली बार आपको मैंने देखा। तो रीतू बताती है कि हाँ, मैंने भी आपको पहली बार देखा। तब पंकज बताता है कि मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए ज्वाइन किए हुए, लेकिन अब मैं आपको हमेशा दिखूंगा। जब भी आइएगा मुझसे मिल के जाइएगा। रीतू कहती है ठीक है। इसके बाद पंकज और रीतू की मुलाकातें अक्सर उसी मॉल में होना शुरू हो जाती हैं और इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी बैठ जाती है कि इनको आपस में इश्क हो जाता है, एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो कमाई के मामले में सिर्फ और सिर्फ पंकज जो है मॉल में काम करता था और रीतू अभी पूरी तरह से बेरोजगार थी, लेकिन वो पढ़ाई पे पूरा फोकस करती थी। धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद फिर ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना शादी कर ली जाए, लेकिन शादी से पहले ही 2015 आती है, यानी कि 2012 से 2015 तक इनकी लव स्टोरी चलती है। और 2015 में ऋतु की उत्तर प्रदेश पुलिस में एज अ कांस्टेबल, एज अ लेडी कांस्टेबल नियुक्ति हो जाती है। बड़ी खुशी की बात होती है। नीतू का जब सिलेक्शन होता है तो नीतू खुशी खुशी आकर पंकज को बताती है कि अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि अब मैं नौकरी वाली हूँ, अब मेरे पास एक सरकारी नौकरी है। अब तुम चाहो तो अपनी नौकरी छोड़ सकते हो, हम लोग साथ में रह सकते हैं। पंकज बहुत खुश होता है। वो चाहता है कि चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारी नौकरी लग गई, अब इसी बहाने आगे और भी चीज़ें सोचा जाएगा। अब सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ऋतु की नियुक्ति हो जाती है। उसकी ट्रेनिंग नियुक्ति नौगछिया में होती है सबसे पहले। अब 2015 के बाद 2017 में ये लोग पहुंचते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार अब तो शादी कर ही लेनी चाहिए किसी भी तरह करके। लेकिन परिवार वाले इस चीज़ के खिलाफ थे इनके। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों का इंटरकास्ट था, तो वो इस चीज़ के थोड़ा परहेज़ कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऋतु और पंकज चाहते थे कि शादी तो हम आपस में ही करेंगे। और जब पंकज मॉल में रहता था तो अपने दोस्तों से बड़े गर्व से और गुरूर से कहता था कि भाई देखो, ऋतु बहुत खूबसूरत है, गोरी है, खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे इतना प्रेम करती है। मैं भी उससे करता हूँ, लेकिन मैं काला हूँ, लेकिन उससे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और वो मुझसे बहुत प्रेम करती है।
यही सारी चीज़ें वो मॉल में अक्सर अपने दोस्तों से, अपने कलीग से बोला करता था। वो लोग भी कहते थे कि भाई ठीक है, तुम तो भाग्यशाली हो कि तुम्हें एक प्रेमिका भी मिली और प्रेमिका नौकरी वाली भी हो गई। अब धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता है और परिवार वालों को मनाकर ये दोनों 2017 में शादी कर लेते हैं। अब 2017 में शादी करने के बाद फिर इनका जो है धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता है और 2021 में जो ऋतु होती है उसकी पोस्टिंग भागलपुर में हो जाती है। भागलपुर में जब पोस्टिंग होती है तो फिर एक तरीके से दूरियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि अब तक नवगछिया में थी तब तक तो ठीक थे चीज़ें, ज़्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन जब भागलपुर में हो जाती है तो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने लगता है पंकज और ऋतु के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बीच में दो बच्चे भी होते हैं, दो प्यारे प्यारे बच्चे, एक लड़की एक लड़का। अब जब ये भागलपुर पहुंचते हैं तो फिर पंकज अपनी मां को लेकर भागलपुर में ही जो पुलिस लाइन होता है वहां पर कमरा नंबर 38 में रहने लगता है। यानी कि अब वहां पर ऋतु की सास, ऋतु के दोनों बच्चे और ऋतु का पति, ये 5 लोग की फैमिली वहां पर रहना शुरू कर देती है। लेकिन सिलसिला ये होता है कि ऋतु और पंकज में अक्सर लड़ाइयाँ होने लगती हैं। अब ये लड़ाइयाँ क्यों होती थी, इसके पीछे की क्या वजह थी, ये कोई नहीं समझ पाता था। और कभी कभी तो लड़ाइयाँ इस कदर होने लगती थी कि ये दोनों रोड पर निकल कर चले आते थे, रोड पर लड़ाइयाँ करने लगते थे। लोगों को समझ में नहीं आता था कि आखिर हो क्या रहा है इन दोनों के बीच में। अब हुआ कुछ यूँ था कि जब भागलपुर पहुंच गया था पंकज, परिवार के साथ रहने लगा था, तो पंकज ने अपनी मॉल वाली जो नौकरी थी वो उसने छोड़ दी थी। अब उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, वो बेरोजगार था। लेकिन ऋतु के पास नौकरी थी और ऋतु जो है आरटीआई डिपार्टमेंट में थी, तो निरंतर अपने जॉब पे जाती रहती थी। अब इनके बीच में जो लड़ाइयाँ थीं वो लगातार बढ़ती गईं। इस चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, मैं आपको बताता हूँ। जब 2017 में ऋतु की पहली पोस्टिंग होती है नवगछिया में, तो उसी दौरान नवगछिया में ही एक शख्स की और पोस्टिंग होती है जिसका नाम होता है सूरज ठाकुर। सूरज ठाकुर की पोस्टिंग और ऋतु की पोस्टिंग सेम जगह पे हुई। होने के बाद दोनों आपस में हल्का फुल्का हालचाल लेते हैं, मतलब एक छोटी सी जान पहचान इनके बीच में होती है। इसके बाद ये लोग अपने अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। लेकिन जब 2021 में भागलपुर में पोस्टिंग होती है ऋतु की, तो 2021 में ही सूरज की भी पोस्टिंग होती है भागलपुर में। और एक ही कमरे में सूरज क्राइम ब्रांच में था कांस्टेबल, और इधर ऋतु आरटीआई में थी कांस्टेबल। अब दोनों जब दोबारा मिलते हैं और एक ही कमरे में ड्यूटी रहती है, अलग अलग इनकी बेंचेस रहती हैं, तो फिर ये एक दोनों की जान पहचान और मजबूत हो जाती है। दोनों एक दूसरे से याद करते हैं कि अच्छा हम लोग एक साथ मिले थे, वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी। इसके बाद इनके बीच में वैसे ऑफिस टाइम में बातचीतें शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता है। 2017 से 2019 पहुँच जाता है। 2019 में सूरज को डेंगू हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ दिन के लिए ड्यूटी पे नहीं आता, ड्यूटी छोड़कर घर पे रेस्ट करता है। ये बात ऋतु को पता चलती है तो उसे लगता है कि चलो भाई चल के सूरज का हाल चाल लेना चाहिए। तो फिर वो जाती है, सूरज का हाल चाल लेती है। सूरज से हाल चाल लेने के बाद, सब कुछ वो करने के बाद, अब कहीं ना कहीं जब ये हाल चाल लेने जाती हैं तो वहीं से सूरज और ऋतु के बीच में एक दूसरे तरह की नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर ऋतु फिर फ़ोन कॉल से बात करना शुरू कर देती है सूरज से। इनकी बातें फ़ोन पे कम होती थीं, ऑफिस में ज़्यादा होती थीं और धीरे धीरे बात इनकी इश्क में तब्दील हो गई। यानी कि अब ये दोनों एक प्रेमी युगल बन चुके थे, प्रेमी जोड़े बन चुके थे। ऋतु की भले ही शादी हो चुकी थी, ऋतु के बच्चे भी थे, पति भी था, सास भी थी, लेकिन इधर ऋतु का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सूरज की तरफ झुक रहा था और झुकते झुकते इतना झुक गया कि इस चीज़ का आभास धीरे धीरे पंकज को होने लगा। पंकज अपने एक करीबी दोस्त को धीरे धीरे चीज़ों को बताना शुरू करता था। कहता, पहले तो शुरुआत में वो कहता था कि भाई मैं बहुत गर्व करता हूँ अपनी बीवी पे, नौकरी भी करती है, मुझसे इतना प्यार भी करती है, जब भी कहीं बाहर ड्यूटी पे जाती है तो फ़ोन पे कहती है कि तुम्हें बहुत मिस करती हूँ मैं। लेकिन धीरे धीरे फिर वो ये भी बताने लगा कि यार ऋतु अब धीरे धीरे बदलने लगी है, अब उसके अंदर बहुत तगड़ा बदलाव आ रहा है, पहले जैसे नहीं दिख रही है अब वो। कभी कभी तो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाती है, ऐसा लगता है कि हाथ उठा देगी। कहीं ना कहीं पंकज समझ चुका था कि अब ऋतु का इंटरेस्ट कहीं और जा रहा है।
इसी चीज़ को लेकर दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी होती थीं। और इधर सूरज और ऋतु मिलकर आपस में शादी की युक्ति तक सोच लेते हैं। ये लोग ये सोचते हैं, ऋतु कहती है कि मैं अपने पति पंकज को तलाक दे दूंगी, इसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। ऋतु दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और इधर सूरज भी काफ़ी हैंडसम था, तो दोनों को लगा कि हमारी केमिस्ट्री सबसे बेस्ट है। ऋतु अपनी फैमिली को भूलने लगी थी। धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ने लगा और इनके बीच में, यानी कि ऋतु और सूरज के बीच में जो करीबी है, जो नज़दीकियां हैं, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इधर ऋतु और पंकज के बीच में दूरियां बढ़ने लगीं। अब दूरियां इतनी बढ़ने लगीं कि आखिरी वक्त ऐसा आया एक दिन जब पंकज अपने दोस्त से कहता है कि यार कुछ भी हो जाए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मेरी ऋतु पहले जैसे हो जाए, लेकिन शायद ये अब संभव नहीं है। ये चीज़ कह के वो वापस आता है और रास्ते में वो ऋतु को सूरज के साथ एक साथ देख लेता है। इसके बाद पंकज का खून खौल जाता है और वो घर आने के बाद बहुत तगड़े से लड़ाई करता है ऋतु के साथ। लड़ाई करते करते सड़क पे पहुंच जाता है। आसपास के पड़ोस के लोग बाहर निकलकर तमाशा देखने लगते हैं और कहते हैं कि देखो आज फिर दोनों लड़ने लगे। लेकिन वो लड़ाई उनके जीवन की आखिरी लड़ाई थी, क्योंकि इसके बाद जो कुछ होता है वो अगली सुबह होता है। दूध वाले भैया पहुंचते हैं और देखते हैं तो वहां पर 5 लाशें मिलती हैं। पुलिस के मुताबिक थ्योरी कुछ और थी, लेकिन वहां पर एक सुसाइड नोट मिलता है जिसको पंकज ने खुद लिख रखा था। और उस सुसाइड नोट में पंकज ने लिखा था कि ऋतु ने एक आदमी के चलते पूरे परिवार को तबाह कर दिया। मेरी इससे लड़ाई हुई तो वो उस सूरज के लिए अपने दोनों बच्चों को गला रेत कर इसने मार डाला, मेरी माँ को भी इसने मार डाला। और ऐसा होने के बाद फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैंने भी इसको मार दिया। और मारने के बाद अब मैं अब मैं जी नहीं सकता, क्योंकि मैं इतनी बड़ी हत्या का अपने ऊपर आरोप लेकर नहीं जी सकता, इसलिए मैं भी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। ये बोलकर पंकज आत्महत्या कर लेता है। अब ये जो 5 लाशें वहाँ मिली थीं, उनमें जो 4 लाशें थीं, जिसमें ऋतु की सास और ऋतु के दोनों बच्चे वो ज़मीन पर थे, जिनका किसी का गर्दन कटा था, किसी का सर कुचला गया था, जिसमें सबसे बुरी तरीके से ऋतु की लाश थी। लेकिन जो पंकज था उसकी लाश फंदे से लटकी हुई थी, यानी कि ये चीज़ स्पष्ट थी कि पंकज ने आत्महत्या की है। यानी कि इस कहानी के माध्यम से ये चीज़ समझ में आई, पुलिस ने मिस्ट्री को सॉल्व किया, और क्योंकि और कोई शख्स वहाँ पर नहीं था जो ये बता पाए कि कौन सही कौन गलत। अगर पंकज के सुसाइड नोट को बेसिस बनाया जाए तो जिस हिसाब से पंकज ने बताया ठीक वैसे ही चीज़ें थीं, जैसे उसने लिख रखा था कि मैंने अपनी पत्नी ऋतु का सर कुचला है, उसको ऐसे ऐसे करके मारा है, ठीक वैसे ही बॉडी बरामद की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मानी गई है कि पंकज ने जो बोला है अपनी सुसाइड नोट में वो सही है। एफआईआर 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया, एक पंकज के खिलाफ और एक सूरज के खिलाफ। पंकज तो ऑलरेडी मर चुका है, लेकिन सूरज के खिलाफ एफआईआर हो चुका है और सूरज ने बहुत सारी चीज़ों को कबूल किया है और उसने इस चीज़ को माना है कि हम और ऋतु बहुत जल्दी शादी करने वाले थे। ऋतु जब तलाक दे देती पंकज को तो हम लोग शादी कर लेते। ये थी आज की कहानी। एक महिला कांस्टेबल की डबल लव स्टोरी ने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। इसमें कौन सही कौन गलत ये हम निर्धारित नहीं करेंगे, ये सब विधि का विधान है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे बताइएगा कि इस कहानी में आप क्या समझ में आया आपको और कौन सही कौन गलत आपको लगता है। इसमें क्या कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती थीं जिसकी वजह से इन सब की जानें बच जाएं, क्योंकि वो जो 2 मासूम थे बच्चे, उनकी तो इसमें कोई गलती नहीं थी। वो जो माँ थी पंकज की, उनकी भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। खैर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। कल हम फिर से एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।